एपिसोड की शुरुआत में इटाडोरी नोबारा से कहता है इस खून से बचकर रहना। तभी वो कर्स स्पिरिट नोबारा पर हमला करता है और कहता है चलो अब मेरे तरफ पीट करके भागो। अब हम देखते हैं वो कर्स स्पिरिट उन पर हमला कर देता है और वो दोनों भागने लगते हैं और हम देखते हैं नोबारा नीचे गिर जाती है और तभी इटाडोरी नोबारा को उठाकर भागने लगता है और नोबारा कहती है मैं तुम्हें पीछे से आ रहे हमले से बचाती हूँ। पर तभी हम देखते हैं इटाडोरी अपनी पूरी स्पीड से भागने लगता है और वो कर्स स्पिरिट सोचता है कि किसी को उठाकर इतनी तेज भागना उस कमाल की बात है। ये लोग तो मुझसे दूर जा रहे हैं, पर कोई बात नहीं। और तब हम देखते हैं वो दोनों मेन रोड पर पहुंच जाते हैं और इटाडोरी कहता है लगता है हम उसकी रेंज से बाहर आ गए हैं। और तभी दूसरा कर्स स्पिरिट इटाडोरी पर ब्लड फेंकता है। तब इटाडोरी सोचता है लगता है इसने यहाँ तक पहुँचने के लिए कोई शॉर्टकट लिया है। पर तभी दूसरा कर्स स्पिरिट आकर नोबारा पर हमला कर देता है। तब वो कर्स स्पिरिट कहता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे छोटे भाई का ब्लड मेरे जितना ताकतवर नहीं है और मेरा ब्लड भी तुम्हें तब तक पूरी तरह नहीं मारेगा जब तक तुम उससे पूरी तरह नहीं नहा लेते। पर मैं तुम्हें बता दूं, इसमें बहुत दर्द होने वाला है। अब मेरी टेक्निक को एक्टिवेट करने का वक्त आ गया है। और तब वो कहता है रोड टेक्निक डीके। और तब वो कर्स स्पिरिट कहता है मेरे और मेरे भाई का ब्लड जिसके ऊपर फेंका जाता है वो ब्लड उस इंसान के जख्मों और मेम्ब्रेन्स के जरिए एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और जब हम में से एक भाई अपनी टेक्निक एक्टिवेट करता है और तब वो तुम्हें अंदर से खोखला करने लगता है। इस लड़के के लिए 15 मिनट और इस लड़की के लिए 10 मिनट काफी है और सुबह तक तुम्हारी सिर्फ हड्डियां ही बचेंगी। तब इटाडोरी सोचता है अगर ये एक टेक्निक है तो हमें इन्हें इसे हटाने पर मजबूर करना होगा। और कहता है तो ये एक पॉइजन ही है ना। और तब वो कर्स स्पिरिट कहता है इसका आखिरी रिजल्ट तो वैसा ही होगा जैसा एक जहर का होता है, और ये टेक्निक तुम्हें डिकम्पोज कर देगी। और सोचता है अब जब मैंने इन्हें अपनी टेक्निक बता दी है तो ये और भी जल्दी मर जाएंगे। तब हमें बताया जाता है कि मीची एरा के टाइम वहाँ एक लड़की थी जो कि एक कर्स स्पिरिट के बच्चे को पैदा करने की ताकत रखती थी और वो एक दिन बिना जाने माँ बन गई, जिसकी वजह से उसे अपने पेरेंट्स और रिलेटिव्स के काफी ताने सुनने पड़े। और तब वो अपने बच्चों की लाश लेकर वहाँ से चली गई और जुजुत्सु टेक के एक टेम्पल में पहुँच गई और वहाँ जाकर उसकी किस्मत बदल गई। नोरिटोशी कामो जुजुत्सु सॉर्सर की दुनिया में उसे बहुत बुरा सॉर्सर माना जाता है। वो 3 मेजर क्लैंस के लिए सबसे बड़ा धब्बा था। वो ये देखना चाहता था कि एक ह्यूमन और कर्स स्पिरिट का बच्चा कैसा दिखता है, जिसकी वजह से उसने उसे 9 बार प्रेग्नेंट किया और ये भी कभी नहीं पता चला कि उसके बाद उस लड़की के साथ क्या हुआ। और इस वजह से जिन कर्स ऑब्जेक्ट्स ने उस लड़की से जन्म लिया था वो इतने ताकतवर बने कि उन्हें स्पेशल ग्रेड कहा जा सकता था। और उस लड़की से 3 कर्स स्पिरिट पैदा हुए और शायद इनमें ये ताकत एक माँ के प्यार की वजह से थी। तब यहाँ वो कर्स स्पिरिट सोच रहा होता है मेरे पास मेरी माँ की कोई मेमोरीज नहीं है। ह्यूमन और सॉर्सर, मैं दोनों के खिलाफ कोई दुश्मनी नहीं रखता हूँ। पिछले 150 सालों से हमें कैद करके रखा गया, हम बस एक दूसरे को ही जानते हैं। तब एक कर्स स्पिरिट कहता है हम आज से कर्स स्पिरिट्स के साथ हैं। तब दूसरा कर्स स्पिरिट कहता है बड़े भाई, क्या तुम्हें पूरा यकीन है तब वो कर्स स्पिरिट कहता है जो फ्यूचर इन कर्स स्पिरिट्स ने सोचा है वो हमारे लिए अच्छा है। भूल जाओ कि उन कर्स स्पिरिट्स ने हमें छुड़वाया है। और अब मेरी बात ध्यान से सुनो भाइयों, हम तीनों एक दूसरे के लिए जिएंगे और हम तीनों एक ही हैं। तब यहाँ एसो सोचता है मैं अपने भाइयों के लिए जीता हूँ और मैं अपने भाई के सपने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और कहता है अगर तुम्हें ज्यादा दर्द हो रही है तो क्या मैं तुम्हें अभी मार दूं? तब नोबारा हंसते हुए कहती है एक टेक्निक जो तुम्हें किसी भी कीमत पर जिता देगी। तुम दोनों काफी स्ट्रॉन्ग हो, पर तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे लिए बहुत बुरी दुश्मन हूँ। और तब नोबारा अपनी टेक्निक से एक कील को अपने हाथ के आर पार कर देती है, जिससे उन दोनों कर्स स्पिरिट्स को दर्द होता है। तब नोबारा कहती है चलो अब गेम खेले। अगर तुम्हें ये दर्द पसंद नहीं आ रहा है तो तैयार हो जाओ रोने के लिए और इस टेक्निक को रिलीज करने के लिए। तब एसो सोचता है एक टेक्निक जो कि उसी की टेक्निक को उसके खिलाफ यूज कर सकती है। ये तो बहुत खतरनाक गेम है। तो ये दर्द तब तक बढ़ता ही जाएगा जब तक मैं इस टेक्निक को रिलीज नहीं कर देता। तब नोबारा हमें बताती है स्ट्रॉ डॉल टेक्निक रेजोनेंस एक ऐसी टेक्निक है जो कि टारगेट की मेन बॉडी को डैमेज करती है। ये टेक्निक कर्स एनर्जी को टारगेट की मेन बॉडी और उसके लॉस्ट पार्ट के अंदर से पास होती है। इस टेक्निक की रेंज बहुत ज्यादा है और इसकी ताकत इस चीज पर डिपेंड करती है कि हम में कितनी ताकत है और जिस पार्ट पर इसे यूज किया गया है वो कितना इम्पोर्टेंट है। और अगर हम मेरी टेक्निक को देखें तो ब्लड इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर रेजोनेंस इसे टारगेट के साथ एक लिंक के तौर पर यूज करती है। और जो इन दोनों का ब्लड मेरे अंदर है वो हम लोगों को बहुत अच्छी तरह एक दूसरे के साथ
लिंक कर रहा है। ये तो अच्छी बात है कि मेरी टेक्निक इसके छोटे भाई पर भी काम कर रही है। अगर मैं यहाँ पर मरने ही वाली हूँ तो मैं इन लोगों को भी जिंदा नहीं रहने दूंगी। तब ईसो सोचता है ये पेन चाहे ज्यादा हो पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इसे कितनी बार यूज करे। ये हमारी जिंदगी पूरी तरह खत्म नहीं कर सकता। तो इसका मतलब जब तक हम इसे सहन करेंगे तब तक हम जिंदा रहेंगे और सिर्फ तुम ही मरोगे। और एक बात और है, जब तक मेरी टेक्निक एक्टिव है ये तुम्हें हिलने से भी रोकेगी। और तभी इटाडोरी अपनी कर्स एनर्जी को इकट्ठा करता है। तब ईसो सोचता है आखिरकार ये इतने अच्छे से कैसे मूव कर पा रहा है। पर तभी नोबारा फिर से अपनी टेक्निक को यूज करती है और इटाडोरी कैचीजू को मुक्का मारता है। तब नोबारा सोचती है इटाडोरी सकुना की वेसल है जो कि कर्सेस का किंग है और एक खतरनाक जहर है, तो उस पर किसी भी जहर का कोई असर नहीं होता। वो चाहे डिकम्पोजिशन की वजह से पेन महसूस कर रहा हो पर आखिर में ये जहर उस पर कोई असर नहीं दिखाएगा। तो अगर ये सिर्फ दर्द ही है तो इटाडोरी कभी नहीं रुकेगा। और हम देखते हैं इटाडोरी कैचीजू को बुरी तरह मारने लगता है और तब वो कर्स स्पिरिट अपने भाई को बचाने के लिए आगे बढ़ने लगता है। और तब ईजो सोचता है इन दोनों ने अपनी जगह स्विच कर ली है। वो लड़की मौत के करीब है और ये लड़का उसे मेरे भाई के खिलाफ लड़ा रहा है जो कि खुद मौत के करीब है। क्या उस लड़की को लगता है कि वो मुझे रोक पाएगी? क्या मुझे अपनी टेक्निक को रिलीज करना होगा? मैं इस तरह तो अपने भाई को कभी नहीं बचा पाऊंगा और न ही मैं अपनी टेक्निक को इस्तेमाल कर सकता हूँ। पर क्या उस लड़की के पास इतनी ताकत बाकी है कि वो मेरे भाई को मार सके? चाहे वो लड़की कितना भी इंटरफेयर करे, पर ये लड़का मुझे किसी भी कीमत पर उस लड़की से पहले नहीं मार सकता। तो मैं अपनी टेक्निक को रिलीज नहीं करूंगा। और तब कैचीजो उसे आवाज लगाता है और तब ईजो सोचता है मैं अपने भाइयों के लिए जीता हूँ। और अपनी टेक्निक को रिलीज कर देता है और तब वो इटाडोरी के साथ लड़ने लगता है और इटाडोरी उसे दूर फेंक देता है। और तब ईजो अपनी स्पेशल टेक्निक को यूज करता है और इटाडोरी उसकी टेक्निक को डॉज कर रहा होता है। और तब हम देखते हैं इटाडोरी और नोबारा ब्लैक फ्लैश का इस्तेमाल करते हैं। तब ईजो सोचता है आखिरकार वो ब्लैक लाइट क्या थी? मुझे बस इतना पता है कि इसके पंच मारने से पहले ही मैंने अपनी आर्म को कर्स एनर्जी से भर दिया था और उसके बाद मुझे इतना ही पता चला कि मेरी पूरी बाजू तबाह हो चुकी थी। और कहता है छोटे भाई प्लीज मरना मत। और तब कैचीजो नोबारा पर हमला करता है और तब नोबारा अपनी टेक्निक से उसे तबाह कर देती है और कहती है चिंता मत करो, मैं तुम्हारे भाई को भी तुम्हारे पास भेज दूंगी। और तब ईजो रोने लगता है और कहता है मुझे माफ कर देना मेरे बड़े भाई, मैं चाहे अपने भाई के साथ था पर मैं उसे बचा नहीं सका। तब नोबारा सोचती है आखिरकार ये गायब क्यों नहीं हो रहा है? क्या ये अभी भी जिंदा है? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कोई कर्स स्पिरिट नहीं है, इसके पास तो खुद की फिजिकल बॉडी है। और तब वहाँ से एक गाड़ी गुजरती है और ईजो उस गाड़ी पर चढ़ जाता है और उसके ड्राइवर को कहता है अगर तुम रुके तो मैं तुम्हें और तुम्हारे साथी को मार डालूंगा। और हम देखते हैं इटाडोरी उसका पीछा कर रहा होता है। तब ईजो कहता है मेरा पीछा मत करो नहीं तो मैं इसे मार डालूंगा। और सोचता है अगर मैं एक बार ठीक हो गया तो मैं इन दोनों को मार डालूंगा। मुझे माफ कर देना कैचीजू कि मैं तुम्हें बचा नहीं सका, पर मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। और कहता है आखिरकार ये लड़की क्या कर रही है? और तब नोबारा ईजो के कटे हुए हाथ पर अपनी टेक्निक यूज करने लगती है और तब ईजो उस कार से नीचे गिरने लगता है और तब इटाडोरी सॉरी कहते हुए उसे एक पंच मारता है। और तब यहाँ माइतो, गेटो और चूजो आपस में गेम खेल रहे होते हैं। तब चूजो कहता है मेरे दोनों भाई मारे गए हैं। आखिरकार हो क्या रहा है? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरे दोनों भाई एक फिंगर के पीछे मारे गए हैं। तब गेटो को एक मैसेज आता है और वो कहता है मुझे अभी भी पता चला है एसू और कैचीजू जुजुत्सु टेक के फर्स्ट ईयर्स के हाथों मारे गए हैं। तब यहाँ नीटा उन तीनों को फोन करने की कोशिश कर रही होती है और कहती है आखिरकार ये तीनों चले कहाँ गए हैं? तब यहाँ इटाडोरी नोबारा से उसका हाल पूछता है। तब नोबारा कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो ये सोच रही हूँ क्या वो ट्रक वाले दोनों इंसान ठीक होंगे? और अगर मैं पॉइजन की बात करूँ तो उम्मीद है कि जब तक हम घर पहुँचेंगे आयरी जाग रही होगी। और मुझे ये बात बहुत अजीब लग रही है कि तुम शांत हो। तब इटाडोरी कहता है मैं तो बस यही सोच रहा था, क्या तुमने पहली बार किसी को मारा है? तब नोबारा हाँ कहती है और इटाडोरी से सेम क्वेश्चन पूछती है। तब इटाडोरी कहता है मैं पहले ही 3 लोगों को मार चुका हूँ। तब नोबारा कहती है तो तुम मुझसे भी बुरा कर रहे हो। अगर मैं सच कहूँ तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जो मैंने अभी किया। ये तो वो चीजें हैं जो एक सॉर्सर को करनी पड़ती हैं। मैं फुशिगुरु की तरह बात तो नहीं कर सकती, पर और भी कई लोग हैं जिन्हें सन से प्रभावित नहीं होने दे सकती जो उस बस में बैठा ही ना हो। पर कुछ लोग तुम्हारे जैसे भी होते हैं, सीट खुद लाते हैं और बैठ जाते हैं चाहे इसका कोई मतलब ना बन रहा हो। तब हमारे पास वक्त नहीं था ये सोचने का कि क्या वो लोग कर्स स्पिरिट्स थे या कर्स यूजर्स। चाहे वो ह्यूमंस थे, पर तब भी हमारे पास कोई ऐसी टेक्निक नहीं है जो उन्हें बचा सकती थी। तुम ये जानते हो ना? तब इटाडोरी कहता है हाँ मैं जानता हूँ, पर मैंने उसे अपने भाई के लिए रोते हुए देखा था। मुझे गलत मत समझना,
मुझे खुशी है कि हम दोनों बच गए हैं, पर एक सच ये भी है कि जिन्हें मैंने आज मारा है उनके लिए भी कोई रोया है। और तब नोबारा और इटाडोरी फुशीगुरो के पास पहुंच जाते हैं और तभी फुशीगुरो को होश आ जाता है। तब नोबारा और इटाडोरी कहते हैं। शुक्र है तुम ठीक हो, हमें तो लगा तुम मर चुके हो। तब नोबारा कहती है। सकुना की फिंगर को लेकर मत सो, ये खतरनाक हो सकता है। तो फुशीगुरो कहता है। तो तुम्हें फिंगर के बारे में कैसे पता है? तब नोबारा कहती है। क्या तुम्हारे पास एनर्जी है इसके बारे में जानने के लिए? तब फुशीगुरो कहता है। नहीं, चलो नीटा को फोन करते हैं और इसे सील करते हैं। तब इटाडोरी कहता है। क्या मैं इसे खा सकता हूँ? तो फुशीगुरो कहता है। हमें अभी ये नहीं पता कि तुम कितनी फिंगर्स को हैंडल कर सकते हो, तो इसे मत खाना। पर मैं इसे तुम्हें दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे पास सबसे ज्यादा एनर्जी है। पर मैं तुम्हें ये बता दूँ, इसे खाना मत। पर तभी हम देखते हैं इटाडोरी जैसे ही उसे पकड़ने लगता है, सकुना उसे खा जाता है। तब नोबारा और फुशीगुरो कहते हैं। हमने तुम्हें कहा था खाना मत। तब इटाडोरी कहता है। मैंने इसे नहीं खाया है। सकुना ने तो इस बार मुझे कुछ पता ही नहीं लगने दिया। और तब नीटा उन्हें ढूंढ लेती है और उन पर जोर जोर से चिल्ला रही होती है और तब वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं। और तब यहाँ गोजो कह रहा होता है कि हमें वहाँ पता चला है कि वहाँ सिर्फ वो फिंगर वाली कर्स स्पिरिट ही नहीं थी। जब हमने वहाँ की लाशों को एग्जामिन किया तो हमें पता चला कि वहाँ कुछ कर्स स्पिरिट्स को दोबारा से जिंदा किया गया और इन तीनों ने एक एक स्पेशल ग्रेड को हराया है। लगता है ये मेरी सीख का ही नतीजा है। और यहाँ आयोरी कहती है। मैं अपनी वेकेशन को तुम्हारे साथ बातें करते हुए नहीं खराब करना चाहती, तुम बस ड्रिंकिंग पार्टी के अरेंजमेंट्स के बारे में ही जानना चाहते हो ना? तब गोजो कहता है। क्या तुम्हें कोई मिला? तब आयोरी कहती है। सभी लोग बिजी हैं, तो क्या मैं स्टूडेंट से पूछूं? तब गोजो कहता है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम पूछ सकती हो। तब गोजो सोचता है। हमें नहीं पता आयोरी को कौन कौन सुन सकता है। मैं ये भी नहीं सोचना चाहता कि मेरा कोई स्टूडेंट गद्दार है, तो अब मैं ये काम मे पर छोड़ देता हूँ। तब मे को गोजो के द्वारा भेजे गए पैसे मिल जाते हैं। तब यहाँ फुशीगुरो कहता है। उन्हें इटाडोरी के बारे में कुछ मत बताना। तब नोबारा कहती है। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? तब फुशीगुरो कहता है। हाँ, ये केस खत्म हो चुका है और इसके बारे में हमें और नीटा को पता है। इटाडोरी और सकुना का वापिस आना बस एक ट्रिगर था। यासु हाजी प्रिच का कर्स कभी भी किसी को भी मारना स्टार्ट कर सकता था और वैसे भी जब उसने पहली फिंगर खाई थी तब वो मुझे बचाना चाहता था, पर मुझे नहीं लगता वो इससे कुछ समझ पाएगा, तो उसे कुछ मत कहना। तब नोबारा हाँ कह देती है और यहाँ सकुना कह रहा होता है। ये सब तुम्हारी गलती है इटाडोरी, तुमने ही मेरी फिंगर को खाया था और अब मेरे सोल के अलग अलग पार्ट्स जाग चुके हैं। तुम दूसरों को बचाना चाहते थे ना, अब वही लोग तुम्हारी वजह से मरेंगे। तब इटाडोरी कहता है। ये बात फुशीगुरो को मत कहना। और यहाँ माकी और पांडा ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तब पांडा कहता है। तुम आज कहीं खोई हुई हो, तुम्हें आखिरकार हुआ क्या है? तब माकी कहती है। मैं बहुत टाइम से बेड पर लेटी हुई थी, जिस वजह से मेरी प्रैक्टिस छूट गई। तब पांडा कहता है। क्या तुमने फर्स्ट ईयर्स के बारे में सुना? तब माकी कहती है। हाँ, मैंने सुना कि उन्होंने 3 स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट्स को हरा दिया, तो अगर ये सच है तो हमें भी पीछे नहीं रहना चाहिए। और तब पांडा और इनोमाकी हाँ कहते हैं। तब माकी पांडा पर हमला कर देती है। तब यहाँ प्रिंसिपल गाकुगांजी कह रहे होते हैं। सॉर्सरर्स में भी स्पेशल ग्रेड का रैंक पाना एक नॉर्मल चीज से हटकर है। फर्स्ट ग्रेड्स वालों को सॉर्सरर्स और जुजुत्सु की दुनिया को आगे बढ़ाना चाहिए और जो डेंजर और पेमेंट उन्हें मिलेगी वो बाकी सबसे अलग होगी। तो अब इस हिसाब से तुम किसे रेकमेंड करना चाहोगे? तब मई माकी और पांडा का नाम लेती है और टोडो फुशीगुरो नोबारा और इटाडोरी का नाम लेता है और वो दोनों इन पांचों को फर्स्ट ग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए रेकमेंड करते हैं। और यहाँ हम देखते हैं वो तीनों शॉपिंग कर रहे होते हैं और तब इटाडोरी से शॉपिंग बैग गिरने वाला होता है। तब नोबारा कहती है। अगर तुमने इनमें से एक भी बैग गिराया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। पर तभी इटाडोरी के हाथ से एक बैग गिर जाता है और नोबारा उसे वहाँ पर मारने लगती है। तब फुशीगुरो को गोजो का फोन आता है और वो सबको बताता है कि उन्हें एक सीक्रेट मिशन के लिए बुलाया गया है। तब इटाडोरी कहता है। ये तो बढ़िया बात है, अगर गोजो ने कहा है कि ये टॉप सीक्रेट है तो इसमें बहुत मजा आने वाला है। तब नोबारा कहती है। वो हमेशा ऐसा ही कहता है। और वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं और इसी के साथ इस सीजन का लास्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। अब आपकी स्क्रीन पर जुजुत्सु काइसन 0 मूवी का लिंक आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो।